हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। अरे आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो बच्चों, हम जुड़ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो और एक नई शुरुआत के साथ। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम सभी ने तीन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जो कि होने वाली थी संयोजन अभिक्रियाएं यानी कि एडिशन रिएक्शन। दूसरी थी हमारी वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी हमारी थी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सर, तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, फॉक्स जिसे चौंधा कहते हैं, फॉक्स आ रहा होगा यहाँ पर। उसके लिए हम आप सभी लोगों से माफी चाहते हैं। तो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, तो विस्थापन अभिक्रियाएं अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो खास तौर पर इन पांचों अभिक्रियाओं के बारे में ढंग से पढ़ के जाना, और खासकर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और पांचवी हम जो कराने वाले हैं आज, आपको कराऊंगा रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचयोपचय अभिक्रिया के बारे में। ये पेपर में खासकर बेटा आती ही आती हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आज की अपनी रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये भी बच्चों, ये भी काफी सिंपल होने वाली है। इसमें है क्या, पहले आप ये देख लीजिए इसमें है क्या। ये भी काफी सिंपल होने वाली है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का। आयन किसे कहते हैं? अरे भाई, किसी भी कंपाउंड में जब वो टूटता है, उसे जल में मिलाते हैं तो दो आयन मिलते हैं। जैसे कि हमारा H2O है, जल है। जब जल को तोड़ोगे तो वो किस में टूटता है? कि सर हमारा जल टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। हमारा बेटा जल जो होता है ना तो अच्छा क्षारक होता है, ना अच्छा विलायक होता है, ना अच्छा अम्लीय होता है और ना अच्छा क्षारक होता है। ठीक है। तो जब आप जल को तोड़ते हो, H2O को तोड़ते हो, तो किस में ब्रेक होता है वो? कि सर हमारा H2O को जब तोड़ेंगे तो सर वो एक तो H प्लस और एक OH माइनस, सर वो दो आयन देता है। बेटा एक तो देता है H प्लस और एक OH माइनस। तो ये क्या है? कि सर यही तो है आयन। बेटा यही होते हैं आयन। जिस भी एलिमेंट के ऊपर, तत्व के ऊपर, या प्लस हो या माइनस हो, बेटा हम उसी को आयन कहते हैं। अगर वो प्लस का है तो उसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं यानी कि धनात्मक आयन कहते हैं। अगर वो माइनस का है तो उसे हम ऋणायन कहते हैं यानी कि नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। अब आयनों का आदान प्रदान होता कैसे है? क्या समझे? कि सर आयनों का आदान प्रदान होता है, बात ठीक है, लेकिन आयनों का आदान प्रदान होता कैसे है, ये आप हमको समझाइए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बेटा आयनों का आदान प्रदान होता कैसे है। देखिए, ये क्या है? जी सर, ये है हमारा Na2SO4। क्या है ये? कि सर ये है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। यानी क्या बेटा ये? यानी कि सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट की हम बेटा रिएक्शन करा रहे हैं किससे? बेरियम क्लोराइड से। BaCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो आप ये देखिए, जब मैं Na2SO4 को तोड़ूंगा, देखिए होता क्या है, देखो सबसे पहले समझो आप। जब बेटा Na2SO4 को मैं ब्रेक करूंगा, आयनों में तोड़ूंगा, तो किस में टूटेगा? कि सर Na तो बनाएगा Na प्लस, क्योंकि Na कौन है? तो सर Na हमारी मेटल होती है, और मेटल हमेशा क्या दिखाती है? पॉजिटिव आयन दिखाती है सर। और नॉन मेटल क्या करती है? कि सर नॉन मेटल हमेशा अपने ऊपर क्या दिखाती है? नेगेटिव आयन दिखाती है। धातु बेटा अपने ऊपर प्लस दिखाती है और धातु अपने ऊपर क्या दिखाती है? माइनस दिखाती है। तो Na क्या है? सर Na हमारा पॉजिटिव है क्योंकि धनात्मक है। कितने Na है बेटा? एक Na पे चार्ज होता है एक प्लस, एक Na पे चार्ज होता है एक प्लस। कितने Na है? दो Na है। बेटा दो Na पे चार्ज कितने हो गए सर? दो प्लस। नहीं समझे? अरे भाई, एक Na पे चार्ज एक प्लस और दो Na पे दो प्लस। और SO4 क्या है? कि सर SO4 होता है हमारा, सर SO4 होता है सल्फेट। और सर इस पे होते हैं दो माइनस के चार्ज। जी बेटा,
सल्फ SO4 पूरा होता है, ना कि S अलग और O4 अलग। SO4 को पूरा बोलते हैं क्या, सल्फेट बोलते हैं। और सल्फेट पे बेटा होते हैं दो चार्ज, वो भी कैसे, माइनस के, यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो देखिए SO4 पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, दो माइनस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सर ये हमारा सोडियम सल्फेट है। और सर बेटा मैं कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, यहाँ पे -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा ये उदासीन है, हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, उदासीन, न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें प्लस है और ना माइनस है। और देखिए इससे प्रूव भी होता है, Na के बेटा कितने Na, दो Na, एक Na पर एक प्लस, दो Na पे दो प्लस, और दो ही यहाँ पर माइनस रहने वाले हैं। तो दो प्लस और दो माइनस कितने हो गए, आपस में क्रॉस हो गई, तो इसलिए क्या हो गया बेटा, ये जीरो। चार्ज कितना हो गया पूरे कंपाउंड पर, तो चार्ज हो गया सर जीरो। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ठीक इसी प्रकार से बेटा Ba और Cl2 को हमने ब्रेक कर दिया। तो अब Ba और Cl2 को ब्रेक करेंगे बेटा, तो Ba पे होते हैं दो चार्ज, बेरियम पे बेटा, बेरियम पे होते हैं दो चार्ज, और Cl पे होता है एक चार्ज, Ba पे होते हैं दो चार्ज। कितनी Cl है सर, दो Cl है, तो दो लगा दिया मैंने। तो बेटा दो Cl पे दो माइनस क्यों हो गई, अरे भाई एक Cl पे एक माइनस, तो दो Cl पे दो माइनस, क्लियर। तो बेटा होता क्या है, अब मैंने तो इनको ब्रेक करके दिखा दिया कि सर इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, Na प्लस में और SO4 माइनस में। सर हमने इसको भी ब्रेक कर लिया, Ba प्लस में और 2HCl माइनस में। अब आपने बताया सर कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जी हाँ, आयनों का आदान प्रदान होगा, कैसे होगा देखिए। अब देखो बेटा, ये आपस में मिले हुए हैं, किस तरह मिले हुए हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और ये भी आपस में मिले हुए हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो होता क्या है बेटा, चार्ज अपोजिट हो जाते हैं। क्या चार्ज अपोजिट हो जाते हैं, हाँ बेटा, चार्ज अपोजिट हो जाते हैं। होते कैसे हैं देखिए, इसका Na इसका Cl माइनस के साथ, इसका प्लस इस माइनस के साथ, और इसका प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाता है। नहीं समझ में आया बेटा, ध्यान रखना हमेशा, कभी प्लस प्लस के चार्ज नहीं मिलते, कभी माइनस माइनस के चार्ज नहीं मिलते, कभी ऐसे नहीं मिलेंगे कि हमने SO4 माइनस को इस Cl माइनस से मिला दिया। हमेशा प्लस का आयन और प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज आपस में मिलता है और कंपाउंड बनाता है, क्लियर। ठीक इसी तरह से जैसे बेटा, जैसे ये आपस में मिले हुए हैं, अब Na2SO4 मिला हुआ है आपस में, तो इसमें प्लस का है माइनस का है, ये मिला हुआ है, इसमें प्लस का है माइनस का है। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होगा, एक आध ही होता है, ऐसा कंपाउंड नहीं होता अदरवाइज कि इसमें प्लस का भी मिला हो और माइनस का भी मिला हो, सॉरी, दोनों माइनस माइनस के मिले हो या दोनों प्लस प्लस के मिले हो। माइनस प्लस से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, सॉल्ट बनते हैं और अम्लीय सॉल्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी होते हैं, वो बात की बात है। अगला चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर आपका होने वाला है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, वहां पढ़ाएंगे हम कि वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, सॉल्ट कैसे होते हैं बेटा। लेकिन आपको पता है सॉल्ट ना स्ट्रॉन्ग होते ना वीक होते, लेकिन सॉल्ट हमारे एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको वहां पर हम। फिलहाल के देख लीजिए बेटा आप कि ये हमारे क्या अभिकारक है, इसका प्लस चला जाता है बेटा इसके माइनस के साथ, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो चार्ज क्या हो जाते हैं, अपोजिट। आयन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, चेंज हो जाते हैं, आपस में बदल लेते हैं। तो आयनों का क्या होता है बेटा, आदान प्रदान। यही बेटा वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या करते हैं, आयनों का साझा कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर Ba किसके साथ था सर, सर यहाँ पर हमारा BaCl के साथ था, लेकिन अब हमारा BaSO4 के साथ चला गया, दो चार्ज इसके दो चार्ज इसके, न्यूट्रल हो गया, क्या बना, BaSO4, बेरियम सल्फेट, Cl माइनस Na प्लस, एक Na, टू Na प्लस, टू Cl माइनस, तो क्या बना, टू NaCl। अरे भाई कितने Na है, दो Na है, कितने Cl है, दो Cl है। तो बेटा ऐसे नहीं बनाएंगे हम, Na2Cl2 ऐसे नहीं बनेगा, एक चार्ज एक Cl के साथ चला जाएगा, बनेगा Na और Cl, ये बनेगा। एक चार्ज इस पे बेटा, एक चार्ज इस पे, आपस में क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। कितने Na है, दो, कितने Cl है, दो, हमने दो लगा दिया बैलेंस करने के लिए। क्लियर है सभी का भाई। एक और एग्जांपल देख लो, सेम यहाँ हुआ है, Mg पे बेटा होते हैं दो चार्ज, वो भी किसके, प्लस के। SO4 पे होते हैं दो माइनस के, पढ़ के आए अभी आपके साथ, सल्फेट पे चार्ज होते हैं माइनस के दो। ठीक उसी प्रकार बेटा अगर यहाँ फास्फेट की बात करेंगे हम, तो PO4 बेटा, PO4 फॉर्मूला होता है फॉस्फेट का, किसका होता है, जैसा ये हमारा होता है फॉस्फेट का। तो इस पे होते हैं तीन चार्ज माइनस के, SO4 पे होते हैं माइनस के दो चार्ज,
और फॉस्फेट पे होते हैं बेटा माइनस के 3 चार्ज। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी 11th में 12th में बड़ी काम आने वाली हैं ये। ठीक है, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, देखिए Mg पे होते हैं 2 चार्ज और सल्फेट पे होते हैं माइनस के 2 चार्ज। क्लियर। अब देखिए जब ये BaCl2 से मिलेगा तो पहले की तरह से Ba पे 2 चार्ज और Cl पे माइनस के 1, 2 Cl 2 लगा दिया, तो चार्ज क्या जाएंगे, कैसा चार्ज जाएंगे अपोजिट। देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या बना, एक तो हमारा पहले वाले कंपाउंड होना BaSO4, क्या है ये सर, ये हमारा होने वाला है बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या बनेगा बेटा सर, दूसरा बनेगा एक Mg है 2 Cl है, एक Mg है 2 Cl है, इसलिए MgCl2। नहीं समझे बेटा, एक Mg है मेरे पास 2 Cl है, तो Mg एक है और Cl कितने हैं 2। क्लियर। अगर ये 2 होता और Cl 2 होते, Mg 2 होते तो क्या बनता 2 MgCl, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कि सर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा एक Mg 2 प्लस के चार्ज कैरी करता है अपने ऊपर, क्या समझे, एक Mg प्लस के 2 चार्ज कैरी करता है अपने ऊपर रखता है, और Cl एक माइनस का चार्ज ही रख पाता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो समझो, Mg हमारा प्लस के 2 रखता है, Mg की कैपेसिटी है प्लस के 2 रखने की, और Cl की कैपेसिटी है माइनस के 1 रखने की। तो क्या कर सकते हैं हम, अब Cl तो एक ही रख सकता है, Mg 2 रख सकता है। अगर हमने Mg को 2 कर दिया, अगर हमने Mg को 2 कर दिया तो 2 प्लस और 2, एक Mg पर प्लस के 2, 2 Mg में कितने हुए प्लस के 4, एक Cl पर माइनस के 1, 2 Cl पर कितने हुए माइनस के 2, इसका मतलब डबल है। तो क्या करेंगे हम सर, हम 2 यहां लगा देंगे, एक Mg 2 प्लस, एक Cl 1 माइनस और दूसरा Cl भी दूसरा माइनस, तो इसलिए क्या बनता है, तीसरा बनता है MgCl2। ठीक है, इस पे प्लस के 2 हैं, इस पे माइनस के 2 हैं। क्लियर है भाई। तो ये आपकी बेटा होती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने वाली बात बेटा इसमें यही है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है कि सर, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं बता दिया आपको, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन पर, जो होने वाली है रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। आई होप आप सभी नोट कर लिया होगा। तो चलिए बेटा चलते हैं अपनी 5वीं रिएक्शन पर, जो होने वाली है अपचयोपचय अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडॉक्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब जब 5वीं रिएक्शन रिडॉक्स अभिक्रिया तो पढ़ेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है सर, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन के साथ साथ उपचयन भी होता हो, मतलब रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता हो, ऐसी अभिक्रियाएं सर रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। बेटा एक मैं नोट पॉइंट आपको बताऊं तो आप नोट कर लेना, यहां बता रहा हूं देखो। अपचयन का मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है घटना। अगर मैं अपर लेवल की बात करूं, जैसे कि 10th क्लास में, तो आप केवल एक रिएक्शन है, 5वीं रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन 11th में बेटा ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। जी हाँ, 11th में ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने होता है बेटा ये। वहां हम सीखते हैं कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मैंने वैसे लिख दिया है, आप देख लीजिए। और इसकी 2 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन जो आप 11th में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक छोटी डेफिनेशन भी है 10th के हिसाब से, और आप 10th में ही हैं। तो देखिए 10th के हिसाब से अगर हम बात करें बेटा, तो ऑक्सीकरण का और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो बेटा सीधी सीधी आपको याद रखना कि सर ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन यानी कि O का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना यानी घटना। क्या समझे, ये सर समझ गए हम। सर हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है।
सर ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि कम होना। मतलब बेटा, जब भी ऑक्सीजन होगा, जब भी ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीजन में तो वृद्धि होगी, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रही होगी, और हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन घट रही होगी। इसका ठीक बेटा उल्टा उल्टा होता है अपचयन में। क्या समझे? ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन में। अपचयन में क्या होता है बेटा? अपचयन में होता है ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। आइए फटाफट चलते हैं और समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखिए, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं, मैं सब बताया आपको, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों होंगे, ये नहीं कि अलग रिएक्शन में, जैसे एक रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन हो रहा है, दूसरी में अपचयन हो रहा है, दोनों में एक साथ एक ही होंगे, ठीक। जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में किसी एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है या होता है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपसे कहूँ, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, एक तरीके से डेफिनेशन नहीं है, याद करने का तरीका है, ठीक, जो बना लिया है हमने। देखिए, अगर मैं बात करूँ बेटा कॉपर से, हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, क्या समझे कि सर हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, ठीक। जब बेटा हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में देखेंगे तो देखना यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, तो सर एक ऑक्सीजन है। अरे भाई, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है कि सर? हाँ है। कितनी है सर? एक है। अब बेटा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, कहाँ है ऑक्सीजन? कि सर ये ऑक्सीजन, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? एक ही पदार्थ में एक ही रिएक्शन में दोनों होंगे, पहले मैं एक की बात करूंगा फिर दूसरे की बात करूंगा। पहले हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, इसने क्या किया? ऑक्सीजन निकाल दी, तो ऑक्सीजन में कमी आई है, ऑक्सीजन बढ़ी या घटी? सर ऑक्सीजन घट गई। सर कॉपर के साथ यहाँ एक, सर कॉपर के साथ यहाँ पर एक ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन है, समझो भाई। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। यहाँ देखना सर, यहाँ तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है कॉपर के साथ। कॉपर ने सर ऑक्सीजन के एक अणु को रिलीज कर दिया, एक एटम को रिलीज कर दिया, तो ऑक्सीजन घट गई। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, घट गई। तो देखना बेटा ऑक्सीजन घट कर रही है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन घट रही है या अपचयन में? ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि बढ़ना, घट कहाँ रही है? किसे घट जा रही है? ऑक्सीजन का घटना। तो बेटा सीयू का, सीयू में क्या हो रहा है कि सर हमारी ऑक्सीजन घट रही है, तो इसका मतलब सर अपचयन हो रहा है, अपचयन सर हो रहा है, क्या समझे। और H2 का चेक करते हैं। देखिए H2 का, देखिए तो सर यहाँ पर H के पास, सर यहाँ पर H के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, सर यहाँ पर H के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ सर H2 के पास एक ऑक्सीजन आ चुकी है, मतलब यहाँ बेटा एक भी ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ चुकी है। मतलब बेटा यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होना, इसमें किसके अंतर्गत आता है? कि सर ये आता है हमारा ऑक्सीडेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण, यानी कि बेटा यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ होने वाला बेटा रिडक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एग्जांपल और करते हैं, एक नहीं दो करेंगे। देखिए सर जिंक ऑक्साइड है सर, ये क्या है कि सर ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड चेंज हो रहा है जिंक में, जिंक ऑक्साइड चेंज किस में हो रहा है कि सर जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर, इसका मतलब आप सर इसने ऑक्सीजन को रिलीज किया है, छोड़ दिया। यहाँ जिंक के साथ कितनी ऑक्सीजन? सर एक ऑक्सीजन है। यहाँ जिंक के साथ कितनी ऑक्सीजन? सर एक भी नहीं है।
तो ऑक्सीजन घट रही है। घट कहाँ रही, घटने का मतलब, सर घटने का मतलब होता है अपचयन। जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। सर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। यहाँ कार्बन के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ओ का एक भी अणु, सॉरी अणु नहीं, ओ का एक भी एटम, परमाणु यही नहीं है। यहाँ बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक एटम आ चुका है। मतलब यहाँ तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में ऑक्सीजन में कमी हो रही थी, लेकिन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बना तो ऑक्सीजन बेटा वृद्धि हो रही थी। तो ऑक्सीजन वृद्धि का मतलब है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ पर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, फटाफट से आप नोट करिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के साथ। बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O। दो बच्चों, हमारा ये एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हमारा ये होने वाला है। बताइए इसमें किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अपचयन, ये आपको बताना है। बताइए कि सर पहले हमने Mn से Mn में देखा। चलिए Mn से Mn में देखा हमने। सर Mn से जब Mn में चले, Mn कौन है बेटा, कि सर Mn हमारा मेटल है, Mn बेटा धातु है। सर पहले हमने Mn में देखा, Mn से Mn में चले, ठीक। Mn बेटा होती है मैग्नीज, ठीक है। तो सर यहाँ पर ऑक्सीजन दो है Mn के साथ। सर यहाँ पर Mn के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। सर यहाँ पर Mn के साथ दो ऑक्सीजन है। सर यहाँ पर Mn के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन बढ़ रही है घट रही है, कि सर ऑक्सीजन घट रही है। ऑक्सीजन घट रही है तो क्या होता है कि सर ऑक्सीजन घट रही है, तो हम अब समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हो रहा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। अब यहाँ पर होने वाला है रिडक्शन यानी कि अपचयन। जब बेटा मैं इसकी बात करूंगा, जब बेटा मैं इसकी बात करूंगा, सर यहाँ पर एक भी O नहीं है। सर यहाँ पर एक भी O नहीं है, ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है। सर लेकिन जब हम HCl से H2O में गए तो हमें ऑक्सीजन के, एक H2O के पास एक ऑक्सीजन, दो लग रहा है, तो कितने H2O, सर दो H2O, यानी कि H2O के दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड। ठीक है बेटा, यहाँ पर जैसे कि H2O है, तो H2O का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, दो लगा दिया तो H2O के दो मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, तो एक H2O के साथ एक O और दो H2O के साथ दो O। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप ये देख लो इस HCl में कितने O हैं, सर एक भी नहीं। यहाँ कितने हैं, दो। ऑक्सीजन घटी बढ़ी, तो सर बढ़ी, बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। सर यहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे बेटा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं। अपचयन मतलब होता है बेटा घटना। क्या घटना बेटा, अपचयन का मतलब होता है घटना। क्या घटना, ऑक्सीजन का घटना। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है जुड़ना। क्या जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। सिंपल सी बात है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे इन चीजों को, उतनी ही जल्दी ही क्या है, आप बेटा इन अभिक्रियाओं को सीख जाओगे।
क्योंकि 11th क्लास में ये पूरा चैप्टर, जैसे बताया मैंने आपको, पूरा चैप्टर है ये जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 7 से 8 नंबर का 11th क्लास में इस चैप्टर से आता ही आता है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है अगर आप समझ के पढ़ोगे थोड़ा सा भी तो, ठीक है। बहुत ही इजी रिएक्शन, इजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, आपका बेटा एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, ठीक है। वो होने वाला संक्षारण, कोरिजन, कोरोजन, ठीक है। यानी कि जंग, जंग किसे कहते हैं, ठीक है। उसको कराता हूँ, सही टॉपिक है। और फिर खत्म करते हैं अपने इस चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सब करा दिया आपको। जी हाँ, मैंने आपको बेटा अभिकारक करा दिए, उत्पाद करा दिए, और मैंने ये बता दिया आपको कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने 2 प्रकार की होती हैं। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। पहली वीडियो बेटा उसी की थी, पहली नहीं मतलब 7वीं, रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 1 वो वाली अब, ठीक है। तो उसी की थी। सेकंड हमने करी अपनी अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद वाली। थर्ड फोर्थ में हमने बेटा इन सभी 5 अभिक्रियाओं को पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा जंग वाला। जंग किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, जब कोई भी मेटल, कोई भी धातु पानी के संपर्क में आती है, जल के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ठीक है, यानी कि नमी के संपर्क में आती है, तो क्या बनता है, इसे जंग लगती है, ठीक है। तो क्या लगती है, तो सर जंग लगती है, ठीक है। अब लोहे पर जंग लगती है, आप सभी जानते हैं, हाँ या ना, जैसे लगती है लोहे पर जंग। तो बेटा लोहे पर जंग लग तो होता क्या है, जैसे लोहे का क्षय होता है, क्षय मतलब लोहा बेटा गलता जाता है, ठीक है। तो लोहे गलता जाता है बेटा, उसी को कहते हैं जंग कहते हैं बेटा। सोने चांदी पर जंग लगती नहीं, लगती है क्या, हाँ सर लगती है। अरे भैया, सोने चांदी पर जंग नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, पढ़ा था मैंने, बताया था आपको। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों, होगा अगर तो और पिटेगा। बताना मुझे जरा, उसमें सोना चांदी कहाँ आया था। अरे सोना चांदी, सोना चांदी च्यवनप्राश नहीं भैया मेरे, उसमें बेटा सबसे नीचे आ रहे थे देखो, होगा अगर तो और पिटेगा, ठीक है। और का मतलब क्या है, गोल्ड। पिटेगा का मतलब क्या है, प्लेटिनम। जो सबसे नीचे आ रहा है, बताया था मैंने आपको कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो धातु इतनी ऊपर होती है उतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है। जितनी नीचे होती है उतनी लेस रिएक्टिव होती है, यानी कि कम अभिक्रियाशील होती है। बताया था मैंने आपको, सब बताया था, लेकिन हम भूल गए। कोई बात नहीं, दोबारा याद रखना बेटा, बहुत जरूरी चीज है, इनको भूलना नहीं चाहिए। बार बार रिवाइज रिवाइज करते रहा करो, तो पेपर भी आ रहे हैं आपके, 18 से पेपर है आपके। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो पढ़ लेना इन चीजों को, काफी इजी होने वाली है। हाँ, तो बता रहा था बेटा मैं, चांदी पर और लोहे पर, तो लोहे पर बेटा जंग लगती है, जंग कहते हैं, लेकिन चांदी पर और सोने पर कभी भी जंग नहीं लगती। उन पर क्या है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड की, ठीक है, परत चढ़ जाती है गंदगी की। जैसे आपने देखा होगा, हम सोने की अंगूठी पहनते हैं, चांदी की अंगूठी पहनते हैं, तो काली पड़ जाती है, ठीक है। तो जंग थोड़ी ना होती है, वो गंदगी होती है। जो हमारी अंगूठी हमारी मम्मी वगैरह पहनती हैं, बिछिया वगैरह पहनती, नहीं पहनती, तो उनमें क्या है बेटा, काले पड़ जाते हैं। वो काले कब पड़ते हैं, वो पानी के संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो उनपे क्या होता है, एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। जिसको साफ कर लिया जाता है तो आराम से वो साफ हो जाते हैं और चमकने लगते हैं, तो उसी को जंग बोल देते हैं। हालांकि जंग नहीं लगती, जंग केवल और केवल बेटा लोहे पर लगती है, ठीक है। सोने चांदी पर जंग नहीं लगती। अगर सोने चांदी पर जंग लगती बेटा कोई पहनता ही नहीं उनको, ठीक है। तो लोहे को पहनते फिर तो लोहे पर जंग नहीं लगती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो और मैं बताता हूँ आपको अगला टॉपिक, संक्षारण के बारे में, जंग क्या होता है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लेंगे इसको। बच्चों देखिए, ठीक है, देखिए, संक्षारण, कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या जल या नमी के संपर्क में आती है तो यह संचारित हो जाती है। मतलब संचार मतलब होता है उसका नुकसान हो सकता है, उसका क्षय होने लगता है, वो टूटने लगती है, कम होने लगती है, या वो मतलब खत्म होने लगती है, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब होता है संचारित का मतलब होता है बेटा कम होना, टूटना, ठीक, गलना, ठीक, हो जाती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोहे पर जो लगती है जंग कहते हैं, चांदी पर जो लगती है, चांदी पर बेटा बेसिकली जंग नहीं लगती,
उस पर जब वो पानी, नमी या किसी अम्ल के संपर्क में आती है तो वो उस पर एक काले कलर की, ब्लैक कलर की परत छड़ जाती है। देखा, चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है, सोना भी कभी कभी काला पड़ जाता है, हल्का हल्का सा, तो उसको साफ करा लेते हैं हम, है ना, कराते हैं भैया, हम सर कराते हैं साफ उसको, जरूर कराते हैं बेटा। तो सोने चांदी बेटा जंग नहीं लगती, उन पर क्या होता है, काले कलर की परत छड़ती है, ठीक। देखिए, उसी प्रकार तांबे के ऊपर हरे कलर की परत छड़ती है, छड़ना। तांबा जो होता है बेटा, आपने देखा होगा, तांबे में आपने सुना होगा, तांबे में कभी दूध नहीं रखते, तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में, तांबे के जग में कभी दूध नहीं रखते, क्यों? आपने देखा होगा दूध हल्का हल्का हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि तांबा बेटा एक जहर बनाता है, जहर। जी हाँ, तांबा धातु होती है बेटा, वो जहर का काम करती है, बिल्कुल। और पानी इसमें रखोगे तो पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन दूध का काम, दूध रखोगे तो वो जहर बन जाता है, ठीक है। देखिए, तांबे के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ना, जब तांबे को बेटा पानी के संपर्क में लाया जाता है या किसी अम्ल के संपर्क में लाया जाता है, तो तांबे पर एक हरे कलर की परत छड़ जाती है, जिसे हम जंग कह सकते हैं, एक तरीके की, जिसे क्या कह सकते हैं बेटा हम, जंग। बेटा यही था आपका संक्षारण कोरोजन, ठीक है। बहुत सिंपल से टॉपिक है, 1 या 2 नंबर में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो फटाफट से इसे भी नोट कर लेंगे, और ये चैप्टर होता है बेटा आप सभी लोगों का फिनिश, खत्म, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। देखो, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था पढ़ लिया आपने। अब 2nd चैप्टर में हम 2-3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और 2 वीडियो में उसे खत्म भी कर लेंगे। बेटा पहले पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बनता है पेपर में, एक अम्ल क्षार में अंतर बताइए, 5 से 6 अंतर पूछता है, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक इसमें आने आता है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल क्षार की आर्रीनियस अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा और लुईस अवधारणा के, सर ये कौन है बेटा, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने अम्ल क्षार की अलग अलग परिभाषाएं बताई, बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक एक नंबर 2 नंबर पूछता है, ठीक है। और बेटा तीसरा पढ़ने वाले हैं हम बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, जो पीओपी, जब पीओपी क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमारा हाथ टूट जाता है बेटा, हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं छुड़ाने के लिए, पीओपी उसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। वो भी हमारे सिलेबस में है, तो उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर होता है फिनिश, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय माता दी एंड जय श्री राम।